हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग स्टैंडर्ड मैथ का करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का भी करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं उसमें क्वेश्चन है आपका 1 to 9 मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, और उसके बाद अब हम लोग आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी समझा दूं, और आप एग्जाम में कैसे इस टाइप के बेसिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको कैसे आप हल करेंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको समझना है पूरा कॉन्सेप्ट तो ही आप इस वीडियो को पूरी देखिए। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट जरूर पता चल जाएगा इससे। ठीक है, तो 10th नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल। ओ क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका इंटरसेक्शन है, कौन चीज का, किस चीज का इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है टू कॉर्ड्स मतलब दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और पॉइंट ओ पर ए बी और सी डी, दो कॉर्ड कौन है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड है। ठीक है, अब कह रहा है बीओसी 80 डिग्री है, ओ ए ओ डी बराबर है, तो ट्रायंगल ओ डी ए और ओबीसी के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल और सिमिलर भी होंगे, या आइसोसेलेस ट्रायंगल और सिमिलर होंगे, या आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे और सिमिलर नहीं होंगे। और कह रहा है नॉट सिमिलर, मतलब आइसोसेलेस इक्विलैटरल का तो पता नहीं लेकिन सिमिलर नहीं होगा। ये आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको टिक लगाना है सही। तो सबसे पहले तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। देखो यहाँ पर आपका फिगर इस टाइप का दिया हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड है जो ओ बिंदु पर, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि सी ओ बी यानी कि जो आपका एंगल दिया हुआ है, एंगल बी ओ सी आपका कितना है 80 डिग्री है, ये आपको 80 डिग्री दिया हुआ है। और कह रहा है कि ओ ए बराबर ओ डी है, मतलब ये ओ ए और ओ डी ये दोनों बराबर है। आपसे कहा जा रहा है कि ट्रायंगल ओडीए और ओबीसी इन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर दो ट्रायंगल आपको दिया गया है। ठीक है, तो जिसमें अगर हम दोनों ट्रायंगल को देखते हैं ध्यान से, हम यहां पर लिखते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओबीसी, अगर हम दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो जो एंगल ओ है यानी कि एओडी एंगल है वो एंगल सीओबी के बराबर होगा। आप कहेंगे सर कैसे, तो ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। सेकंड थिंग क्या है कि देखो ये जो आर्क है ना, ये आर्क कौन सा, ये एसी जो आर्क है ये क्या कर रहा है, इसमें सेम सेगमेंट है ना। ये देखो यहां से अगर हम इसको सेगमेंट बना देते हैं इधर, तो ये इस सेगमेंट यानी कि मेजर सेगमेंट में एक एंगल बना रहा है और इधर भी एक एंगल बना रहा है। तो आपने पढ़ा था कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल एडीओ ये बराबर हो जाएगा एंगल सीबीओ के। ठीक है, यहां पे लिख देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम कंडीशन यहां भी लगा सकते हो कि ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि ये आर्क जो है ना ये बना रहा है ये एंगल और ये एंगल। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। दैट मीन्स कि यहां पर जो हमारा दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया बाई ए। ठीक है, सिमिलरिटी, या फिर आप तो पढ़े हो कि ए सिमिलरिटी से भी हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। ठीक है, यानी कि दो एंगल भी अगर बराबर हो गए तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है ना, चलिए अब जब सिमिलर ट्रायंगल हो चुके हैं तो यहाँ पर हमें बताना है कि जब सिमिलर ट्रायंगल है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। इसका मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका ए था तो ओ ए बटा ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बटा ओ बी, ये हो सकता है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखो सिमिलर जब हो गए तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें देखो यहाँ पर ये तुम देखो ध्यान से, अगर हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है तो हमारे पास चार ऑप्शन में से सिमिलर सॉरी इसमें नो सिमिलर दिया हुआ है, यहाँ भी नो सिमिलर, ये तो हमारा छट गया। अब हमें ये पता करना है कि ये इक्विलैटरल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ ए और ओ डी बराबर है,
आप क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि OA और OD बराबर दिया हुआ है। दैट मीन्स ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब आपका क्या निकल गया OC बराबर OB, मतलब OC और OB भी बराबर है। ठीक है, अब ये तो आपको पता चलेगा कि दो साइड बराबर, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आपका बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि दोनों हमारा बीच में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये कहीं और इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कहीं और इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है कि जब दो साइड बराबर हो गई तो हमारा ये भी बराबर होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जो 80 डिग्री है ना, तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों साइड आपका बराबर है ना। तो जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया मतलब ये 80 है तो ये 50-50 हो गया, और ये इसके बराबर तो ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। ठीक है ना, तो 50-50 ये दोनों क्या हो गया? हमारा बराबर एंगल हो गया, और यहाँ एक 80 अलग हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल होता तो ये दोनों भी 80 होना चाहिए था। चूंकि यहाँ पर 80 नहीं 50-50 है, इसलिए हमारा ये इक्विलैटरल नहीं बल्कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आई थिंक कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्यों होगा। ठीक, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या कहता है कि जब भी आपके सामने कोई एक सर्कल दिया हो और उसके अंदर कॉर्ड अगर बाइसेक्ट कर रहा हो, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो आपको करना क्या है? यहाँ पर देखिए, अगर ये सर्कल है आपका, ठीक है, और इसमें कोई कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में, तो यहाँ पर ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी और डी है, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू सॉरी ओ डी इंटू, हाँ वो भी हो सकता है, ओ ए इंटू ओ बी, ओ डी इंटू ओ सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओ ए और ओ डी बराबर है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, तो ओ बी बराबर ओ सी निकल गया, मतलब ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, ये तो पहले से आइसोसेलेस है तो ये भी आपका आइसोसेलेस हो गया। दूसरा चीज क्या है यहाँ पर कि ये आप देखो कि ओ ए और यहाँ से ओ सी नीचे, ये आपका जो ओ सी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ओ डी बट्टा ओ बी हो जाएगा, है ना, ओ ए बट्टा ओ सी और ओ डी बट्टा ओ बी हो जाएगा, ओ ए बट्टा ओ सी और ओ डी बट्टा ओ बी। तो ये दोनों तो साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो गया। दूसरा ये देखो कि इस ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बराबर होगा, इसका मतलब दोनों हमारा क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल भी हो गया। तो हमारा आंसर इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है कि द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 आर, यानी कि जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इस इक्वेशन का रूट क्या होगा? इरेशनल और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। नॉट रियल, रियल नहीं होगा। रेशनल और डिस्टिंक्ट होगा, या रियल और इक्वल होगा। देखो नॉट रियल का तो पता है हमें कि नॉट रियल कब होता है? जब जी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी की वैल्यू जो होती है वो 0 से छोटी होती है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि हमारे पास जो क्राइटेरिया दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। हमारे जो इक्वेशन दिया गया हमें वो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, तो यानी कि 1 माइनस कितना हो गया? -4, यानी कि 1 प्लस 4 हो गया, यानी कि 5 आ गया। तो चूंकि डी जो है आपका क्या है? बड़ा है 0 से, तो हमें तो पता है कि रियल होगा, रियल रूट्स होंगे और अलग अलग भी होंगे। बट रियल में अब यहाँ पर दे दिया, रेशनल इरेशनल दोनों दे दिया ऑप्शन में, तो अब हमें पता करना होगा एग्जैक्ट इसका रूट क्या है। तो चलिए इसका पता करते हैं रूट क्या है। तो देखो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, तो माइनस बी क्या मतलब हो गया? -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 आया था ना, 5/2 इंटू ए का मतलब 1 हो गया यहाँ पर। तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। देखो अगर आप करते हो -1 प्लस रूट अंडर 5/2, या तो आप करते हो ये, दोनों केस में ये क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो अलग अलग भी आ रहा है और इरेशनल है। तो हम यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर जो इसका है 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद है इफ थीटा बराबर 30 देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। ये कितना होगा? तो थीटा की वैल्यू 30 दिया हुआ है ना,
तो 3 tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि 3 tan थीटा यानी कि 3 tan 30 डिग्री निकालना है। 3 इंटू टेन 30 की वैल्यू देखो क्या होती है, 1/√3 होती है। तो ये तो हमारा 3/√3 आ गया, तो यही तो हमारा आंसर होगा, है ना। और आप देख सकते हैं कि आपके आंसर में जो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 3/√3, ये आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। उसका कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज इतना, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि आपको वॉल्यूम दे चुका है किसका, हेमिस्फीयर का। आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 396/7 दिया हुआ है। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का, अर्धगोले का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, तो आपको याद होगा V बराबर होता है 2/3 πr³ होता है, ठीक है, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो अब हमें यहां पर उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, 2/3, ठीक है, पाई का मतलब 22/7 और r³ का मतलब हो गया, r तो हमें पता नहीं है, बट ये हमें पता है कि वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना है। तो देखो ये 7 से तो ये 7 कट जाएगा। अब यहाँ पर r³ निकालना है आपको, तो देखो 3 इंटू में चला जाएगा, 396 के इंटू में चला जाएगा, और ये 2 इंटू बाय 22 जो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये पूरा जो आपका जब यहाँ से स्क्वायर क्यूब हटाओगे तो यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 19 × 38 198 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम काट के लिखते हैं 198, ठीक है, आप इधर लिखना 198, और 22 से कटेगा, ये 22 नमा हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर आ गया इसमें क्यूब रूट ऑफ 27 निकालना है आपको। तो क्यूब रूट ऑफ 27 कैसे निकालेंगे, 3 × 3 कर देंगे, ग्रुप बन गया 3 का, यानी कि 3 आंसर हो गया। यानी कि रेडियस हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब जब रेडियस निकल गया है तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है, 3πr² होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू 3 × 3, तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, 9 × 27, 27 दूना 54, 27 दूना 54, 5 59, यानी कि 594/7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स 4 आर ब्लू 11 आर ग्रीन रेस्ट आर व्हाइट। 4 ब्लू है 11 ग्रीन है, तो 15 बॉल ये हो गया, तो 9 बॉल क्या हो गया आपका, व्हाइट हो गया। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर। व्हाइट बॉल निकालने की, एक व्हाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल व्हाइट बॉल कितना है 9, और टोटल बॉल कितना है 24, तो 9/24 हो जाएगा। लेकिन 9/24 तो इसमें दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या, 9/24 को हम लोग काट देंगे। 9/24 होता है क्या, 3 से कटेगा, 3 × 9, 3/24 यानी कि 3/8। देखो हमारा आंसर 3/8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही होगा। 15वां क्वेश्चन कहता है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट इतना, इस पॉइंट के नियरेस्ट में इनमें से कौन पॉइंट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पॉइंट है आपका वो है 2 - 3 है, सॉरी आपके सामने जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है -4 -5 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि -4 -5, तो कहीं यहाँ पे आपका -4 होगा और इसका y का -5 कहीं यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं -4 -5, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन आपका है 0 0, तो 0 0 तो यहाँ पे हो गया, ठीक, 0 0। दूसरा ऑप्शन है -4 0, तो -4 यहाँ पे कहीं पे होगा, -4 0। उसके बाद कह रहा है -5 0, तो -5 भी आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, -5 और 0। उसके बाद कह रहा है √41 और 0, तो √41 की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो √41 लगभग किसके नजदीक है, √36 के, मतलब ये तो 6 हो गया ना, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप एक्स एक्सिस पे मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 पॉइंट समथिंग होगा, और y तो आपका 0 है, यानी कि ये होगा। अब इसमें से देखना है इन 4 में से किसके नजदीक ये है। देखो ये आप जानते हैं कि किसी पॉइंट की जो सबसे कम दूरी होती है किसी पॉइंट से, वो होती है उसकी परपेंडिकुलर दूरी, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ भी -4 है और यहाँ भी -4 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये -4 इसके जस्ट ऊपर में होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। बाकी सब जो हो गया ये इधर हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो इन सब से
सबसे कम दूरी कौन होगा, ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस पर सबसे यानी कि कम दूरी वाला जो नियरेस्ट यानी कि नजदीकी पॉइंट जो होगा वो होगा -4 और 0, -4 0 होगा। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई कैसे हमने निकाला है। दूसरा एक लेंदी तरीका ये है कि आप इसमें क्या करोगे कि सभी का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, और तब देखो कि किसमें सबसे कम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वो लेंदी तरीका हो जाएगा। आप शॉर्ट में ऐसे बना सकते हो, इसलिए ऐसा ही पॉइंट आपको दिया गया है ताकि आप आराम से इसको पता कर लो। ठीक है, वाई इसमें सब 0 कर दिया, यानी कि सारा का सारा क्या है, एक्स पर ही दिया हुआ है। चलिए, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आपको बताना है कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन है। इसमें देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके मिडिल मोस्ट यानी कि बीच का। मीडियन किसे कहते हैं, तो मीडियन क्या होता है, जब हम किसी भी दिए गए डाटा को सजाते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो बीच में जो वैल्यू आती है वही मीडियन होती है। और मीन क्या होता है, मीन में हमें सजाने की जरूरत नहीं है, बस सबको जोड़ के और जितनी संख्या में होता है उससे भाग लगा देते हैं, यानी कि एवरेज जो होता है सभी डाटा का वही उसका मीन होता है। और रेंज क्या होता है, रेंज होता है अपर लिमिट, जो हमारा सबसे मैक्सिमम यानी कि ग्रेटेस्ट डाटा जो सबसे बड़ा डाटा होता है, सबसे छोटा जो होता है, उस दोनों की जो डिफरेंस होती है उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। और मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा टाइम आया होता है, जो फ्रिक्वेंटली आता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है ना, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही मोड कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो मिडिल मोस्ट वैल्यू जो हमें निकलती है वो निकलती है मीडियन से, तो हमारा राइट आंसर मीडियन हो जाएगा। ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना इन रेशियो इतना। देखो इसमें आपको क्या करना है कि इस दो पॉइंट को, ठीक है, 1:2 रेशियो में काटने वाला एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट हो सकता है, तो एक्स एक्सिस पर होगा तो वाई 0 होगा। तो इसका मतलब ये और ये तो आपका खत्म हो गया, क्योंकि ये दोनों होने से, क्योंकि वाई पर यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट हो, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ए पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस का बोला जा रहा है, तो वाई 0 हो गया, यानी कि इन दोनों में हमको देखना है क्या है। ठीक है, तो हमें वाई तो निकालना नहीं है, हमें एक्स निकालना है। अब फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला याद है, याद तो होगा ही। ठीक है, लिख लीजिए फॉर्मूला, फिर भी अगर नहीं याद है तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर x2 देखो, x2 आपका क्या है, यहाँ पर x2 है 5 और x1 कितना आपका, x1 है 2, और m1 m2 क्या है, m1 आपका 1 हो गया और m2 आपका 2 हो गया। अब यहां से सिर्फ आपको x निकालना है ना, x निकालना है आपको, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो m1 x2, तो m1 आपका 1 हो गया, x2 आपका 5 हो गया, है ना, तो 1 into 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस m2 x1, m2 आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक, और x1 आपके पास 2 है तो 2 2 4 हो गया, 2 2 4, और यहाँ 1 + 2 करना है क्योंकि m1 आपका 1 है, m2 आपका 2 है, तो 1 + 2 कर देंगे, यानी कि 9/3 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसमें आपका जो है 3x की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन आपका सही होगा, 3 0, ये आपका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, और y तो आपका 0 ही होगा, x आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 और 9/3 आ रहा है, यानी कि 3 3 9, तो 3 आ रहा है वैल्यू। ठीक है ना, चलिए ये आपको समझ में आ गया कैसे बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जो आपका 18वां क्वेश्चन कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। एक कार्ड निकाला गया है, कहता है गेटिंग रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कार्ड्स के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि यहाँ पर जितने कार्ड होते हैं उसकी टोटल संख्या होती है 52। 52 में 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है, और 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक होता है जैक। ठीक है, इसके पास भी होता है, इसमें भी होता है, मतलब 26 26 जो है आपको ये होता है टोटल, 26 इधर 26 इधर 26 इधर 26, तो इसमें भी किंग क्वीन और ये भी होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, टोटल 4 ग्रुप हो जाता है, मतलब इस तरीके से हो जाता है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर आपको इसमें भी 2 किंग होगा और क्वीन होगा और जैक होगा, फिर इसमें भी किंग क्वीन और जैक होगा, तो टोटल जो फेस कार्ड हो गए वो कितने हो गए, 6 हो गए, और रेड वाले कितने हो गए, सॉरी टोटल फेस कार्ड तो आपको 12 हो गया।
ठीक है 12 हो गए टोटल, 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक, तो 12 हो गए। लेकिन इसमें से क्या होगा, रेड होगा और ब्लैक होगा, तो रेड आपका आधा होगा और ब्लैक आपका आधा होगा, मतलब 12 में से 6 आपका रेड कलर का होगा और 6 आपका ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। रेड और ब्लैक 2 कलर में होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको सिर्फ कह रहा है कि गेटिंग रेड फेस कार्ड, तो रेड में कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया टोटल। और टोटल कार्ड कितना होता है, तो टोटल कार्ड 52 होता है, तो 6/52 निकालो तो कितना होगा। तो यहाँ पे देखो 3 से कट रहा है, नहीं 2 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 2 से कटेगा 26 दूनी 52, यानी कि 3/26। देखो ऑप्शन में कोई आंसर है, ऑप्शन में आप देख पा रहे होगे कि 3/26 आपको यहाँ पर दिख रहा है, यही आपका ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही आंसर होगा। अब यहाँ पर जो आपका ये है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है असर्शन रीजन में। देखो इसमें आपको सबसे पहली चीज तो समझ में आ ही जाता है ना कि बोथ असर्शन ए और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरे में आपको चुनना होता है कि असर्शन तो सही है, सॉरी असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसका कहता है असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, उसका कहता है असर्शन ए फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। अब देखो एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ट्रू, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। ले लो कोई भी अपने मर्जी से कोई भी 2 नेचुरल नंबर लो जो इवन हो और कॉन्जिक्यूटिव हो, तो हम देखते हैं 6 8 10 12 14 16 है ना, इस तरीके से आप ले सकते हो। इसका एसएफ निकालोगे 2 ही होगा, इसका भी एसएफ 2 ही होगा, इसका भी एसएफ 2 ही होगा। आप निकाल के देख लेना आपको जिस मेथड से आपको एसएफ निकालना हो। तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये तो सही है, तो हम लिखेंगे कि हाँ भाई एसएफ पहला एसर्शन तो हमारा सही हो गया। इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, कहता है इवन संख्या जो होती है नेचुरल नंबर वो 2 से कट जाती है, ये भी सही है। लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर इवन की कोई इवन नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव की बात की जा रही है, तो कॉन्जिक्यूटिव से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका, है ना। और यहाँ एचसीएफ का कोई जिक्र ही नहीं है, तो एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का हमें यहाँ पर कोई भी तस्करा यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ बता दिया कि इवन नेचुरल नंबर्स 2 से कटते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही तो है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ये। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion A, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका 20वां क्वेश्चन है, इसमें कहता है इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ, यानी कि रेडियस ऑफ सेक्टर जो है, रेडियस ऑफ सेक्टर का मतलब कि सर्कल का रेडियस ही समझ लो, रेडियस ऑफ सेक्टर आधा यानी कि घटाकर आधा कर दें और थीटा को 2 गुना कर दें, तो पेरीमीटर जो होता है सेक्टर का वो सेम रहता है। ये बात असर्शन में कही जा रही है। चलो पहले इसको हम लोग चेक करते हैं। तो जब इसको हम चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पर आपको मान लेते हैं कि रेडियस जो है, रेडियस मान लिया कि आर है और थीटा मान लो कि थीटा है ना, एंगल ऑफ सेक्टर जो थीटा है मान लो सपोज दैट। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। देखो यहां पर हमसे ये कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना, ये हमें देखो ये होता है आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360 होता है, और इसमें आपको जोड़ना है ये दोनों, तब जाके इस पूरे का पेरीमीटर निकलेगा, यानी कि 2r आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका, एक बात समझ में आ गई, यानी कि इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा पाई आर थीटा बाई 180 प्लस 2r, ठीक है, ये हो गया आपका पेरीमीटर। लेकिन दूसरे कंडीशन में कहता है कि नहीं, रेडियस को आपको क्या करना है 2 गुना कर देना है, यानी कि r को क्या कर देना है 2r कर देना है, और रिड्यूस टू हाफ, यानी कि रेडियस को आधा कर देना r/2, और थीटा जो है ना इसको एंगल को डबल कर देना है कि 2r कर देना है। अब आप बताओ कि क्या होगा, अब आपको बताना है कि यहां पर कि अगर रेडियस को हमने सर्कल के जो सेक्टर ऑफ सर्कल है उसको हमने रिड्यूस कर दिया आधा और एंगल को हमने डबल कर दिया, तो पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा। तो यहां पर देखो ये तो आपका क्या हो गया, पहले तो आपने r किया, अब आपको क्या करना है r/2 लेना है, रेडियस आपका आधा हो गया ना, तो r/2 हो गया, प्लस ये काम आपको करना है 2 पाई r/2 इंटू 2 थीटा बाई 360 डिग्री, तो ये तो कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां देखो r/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r, आधा r मिलकर क्या हो गया r, प्लस पाई r थीटा बाई 180। देखो यहां पे आ रहा था पाई r थीटा बाई 180 प्लस 2r आ रहा था, और यहां पे आ गया पाई r थीटा बाई 180 प्लस r, मतलब कि r यहाँ पे ज्यादा, एक r इसमें ज्यादा आ रहा है, मतलब दोनों सेम तो नहीं है, तो असर्शन तो हमारा फॉल्स हो गया। चलो अब इसके बाद आते हैं रीजन को देखते हैं।
तो रीजन में देखो क्या है, यहाँ पर कहता है कि द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो लेंथ ऑफ आर्क है एंगल थीटा पर, ठीक है, सबटेंडिंग एंगल थीटा, यानी कि सेंटर पर अगर थीटा डिग्री बन रहा है तो आर्क की लंबाई होगा पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्या है, ये तो सही है ना। देखो क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जब भी आपको आर्क लेंथ निकालना है तो 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री यूज करोगे, तो 2 से कट जाएगा तो 180 ही आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं पाई आर थीटा बाई 180। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये जो रीजन है ये तो सही हुआ। अब आ जाओ आप यहाँ पर देख लो, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है। देखो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो एजर्शन यहाँ पे कह रहा है ट्रू, लेकिन हमारा एजर्शन तो फॉल्स है। तो एजर्शन यहाँ पे ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है और यहाँ फॉल्स है। तो मतलब एक ऑप्शन आपका जो पकड़ में आ गया, जैसे ही असर्शन फॉल्स होगा आप चौथा यानी कि डी ऑप्शन आप लगा दोगे कि ये सही है। लेकिन फिर भी हम रीजन हमने चेक कर लिया, रीजन हमारा ट्रू है, मतलब हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी, यानी कि असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसका बचता है सेक्शन बी का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सेक्शन बी का क्वेश्चन मैं करूं या नहीं करूं। ठीक है, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।